चलिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि हमारे भोजन में आयुर्वेद के अनुसार 6 टेस्ट होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ टेस्ट जो है। इसका तात्पर्य क्या है? 6 टेस्ट का तात्पर्य क्या है? ये वैदिक जो आयुर्वेदा है, ये इंसान को समझाने का प्रयास कर रहा है कि जब आप भोजन बनाएं तो ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से ये 6 प्रकार के टेस्ट आपके वन टाइम की डाइट में है या नहीं है। या यूं कहें कि 6 प्रकार के जो टेस्ट जिस भोजन में होते हैं, वो अपने आप में संतुलित भोजन कहलाता है और जीवन में हमें पूरा पोषण देने की सहायता कर। एक प्रकार से वात, कफ और पित्त को बैलेंस करने का कार्य करता है। पर हमारे इंडियंस में, खास करके नॉर्थ इंडियंस में, इस चीज को, इस परंपरा को अक्सर भुला दिया गया है। पहले की महिलाएं कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करती थी कि जिससे ये 6 प्रकार के टेस्ट किसी ना किसी रूप में भोजन के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाए। पूरे दिन 3 बार ना सही तो 1 या 2 बार ऐसा भोजन जरूर आप पर डे लें, अपनी डाइट में शामिल करें, जो इन 6 टेस्ट के साथ लबालब हो। ये तो था एक जनरल मामला जो हर एक को फॉलो करना चाहिए। दूसरा है कि ये टेस्ट हम अपनी प्रकृति के अनुसार भी कम या ज्यादा जीवन में ले सकते हैं। साथ में कोई छोटा मोटा बीमारी रोग होने पर आप उस टेस्ट को घटा बढ़ा भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला जो टेस्ट है वो स्वीट है, मीठा है। मीठा वैसे पचाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, डाइजेशन के मामले में थोड़ा सा वीक होता है, थोड़ा सा ज्यादा समय लेता है, क्योंकि इसमें अर्थ और वाटर दोनों ही एलिमेंट हैं। तो आपको देखिए, आपको ये याद कर लेने हैं कि जब भी आप मीठा खाएं तो आपको मालूम होना चाहिए आपके इस मीठा खाने से क्या घटेगा बॉडी में और क्या बढ़ेगा। तो आप देखिए, मैंने वी, पी और के से एक एरो निशान बना रखे हैं। वी का मतलब वाता, पी का मतलब पित्ता और के का मतलब कफा। तो यहाँ देखिए, वायु कम हो जाएगी, मतलब डाउन होगी, पित्त डाउन होगा, परंतु कफ बढ़ेगा। यानी कि जिन लोगों की पहले से ही जिनकी बॉडी में कफ बढ़ा हुआ है, उन्हें तुरंत मीठा कम से कम कर देना चाहिए या त्याग कर देना चाहिए। अब आप रिलेट करो, कफ हमें मोटापा देता है और मोटापा कम करना है तो मीठा छोड़ना पड़ेगा। ये सूत्र दे समझने की कोशिश करना। आयुर्वेद के सूत्र बहुत इजी सूत्र है। अगर आम आदमी के समझने के लायक चीजें हैं इसके अंदर, और ये हमें बड़ा जीवन में, खान पान में हमें मददगार हो जाए। जब हम जान जाते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, फिर हम अपने आप ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर आप किसी को कितना समझाओ मीठा ना खाओ, मीठा ना खाओ, सामने वाला कहेगा बड़ा बेवकूफ आदमी, मीठा ना खाओ। भाई शुगर होगी तेरे, हमारे थोड़ी है। तो लोग उसको बुरा मानते हैं कि भाई हमें मीठा खाने से क्यों रोका जा रहा है। पर अगर वो व्यक्ति अगर ये जान रहा है कि भाई मीठा खाने से कफ की प्रकृति बढ़ जाती है, यानी कि आपके शरीर, बेटा, तो जो कफ की प्रकृति बढ़ जाएगी। अब मान लो जिसको सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो रहा है और पहले से ही कफ उसका बढ़ा हुआ है,
मतलब बुखार नहीं, सर्दी खांसी, गला खराब, ये खराब। और अगर ऐसे में वो गुलाब जामुन खाए, मीठा खाए या स्वीट किसी भी रूप में खाए, ऐसे में उसे चाय पीने की सलाह दी जाती है कफ में, परंतु ऐसे में मीठा हटा दे, चाहे उसको डायबिटीज है या नहीं है। अगर उसके बॉडी में ठंड लग गई है तो लोग जैसे चाय पी लेते हैं, पर एक गलती फिर भी कर जाते हैं हमारे इंडियन लोग कि उसमें मीठा डाल देते हैं। मीठा डालने से वो सर्दी खांसी जुकाम जो है उसमें कोई खास आराम नहीं मिलता। अदरवाइज तुलसा अदरक की, अगर खूब अच्छे से तुलसा अदरक की चाय बनाई जाए तो उनको रिलीफ देता है, रिलीफ मिलता है कफ में। और साथ में 1 या 2 लौंग डालने से उनको रिलीफ काफी मिल जाता है। परंतु अगर चीनी मिला देंगे तो हमें वो रिलीफ नहीं मिलेगा। अब देखा जाए तो ये क्या फायदा करेगा? जिन लोगों को भी पित्त बढ़ा हुआ है, जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है, चीनी किन्हें खानी चाहिए? जिनको गुस्सा ज्यादा आता है, चीनी उनके लिए अच्छी है। मतलब चीनी का, चीनी तो अच्छी नहीं है आयुर्वेद के हिसाब से, सॉरी, मेरे को आदत पड़ी हुई है चीनी बोलने की। भाई इसमें स्वीट टेस्ट, स्वीट टेस्ट को आयुर्वेद में गन्ने के रस से या गुड़ से उसकी कल्पना की गई है, या जो स्टीविया की जो पत्तियां होती हैं वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो एक प्रकार से अगर आप ये देखें कि किस प्रकार से है, तो हमें गर्मी के दिनों में, जैसे गर्मी में धूप लग जाती है और हो जाता है, ये सब चीजें हो जाती हैं, तो हमें ये चीज जो है, तो गर्मियों के दिन में अगर आप धूप से आए और आपका पित्त बढ़ा हुआ है, एसिडिटी हो रही है, तो एक गुलाब जामुन खा सकते हैं, कोई मीठी चीज खा सकते हैं आप। तो आप देखेंगे मीठा खाने से आपकी एसिडिटी में फर्क पड़ जाएगा, या गर्मी में फर्क पड़ जाएगा, दिमाग में ठंडक पड़ जाएगी, गुस्सा कम। आयुर्वेद किसी चीज को मना नहीं करता। आयुर्वेद ये नहीं कहता कि आपने मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, पर आयुर्वेद कहता है आपने अपनी प्रकृति को समझने के बाद ही ये डिसाइड करना है कि आपको मीठा खाना है या नहीं खाना है, और खाना है तो कितनी मात्रा में खाना है। अब जिनका पित्त बढ़ा हुआ रहता है, जिनकी पित्त प्रकृति ज्यादा बढ़ी हुई रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत रहती है, वो मीठा खाना ना छोड़े, बट कोशिश करें कि व्हाइट शुगर को जहर कहा गया है आयुर्वेद में, क्योंकि वो जिस फॉर्मेट से बनती है शुगर, वो फॉर्मेट आयुर्वेद के नियम के अनुसार नहीं है। यानी व्हाइट शुगर को छोड़ करके आप किसी अन्य उसमें लेते हैं, फॉर्मेट में शुगर लेते हैं, तो आपके लिए अच्छा। तो ऐसे में गन्ने का रस, अगर पित्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो गन्ने का रस लेने से पित्त जल्दी शांत होता है, इसलिए बहुत अच्छा माना गया है। तो मीठे को इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में तो खीर भी गन्ने के रस से बनाई जाती है। दूसरा, और देखिए स्वीट जो नाम है, और आपको मीठे के इतने गुण हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण भी मधुर है, इसलिए उनके लिए मधुराष्टकम का पाठ किया जाता है। मधुरम मधुरम, अधरम मधुरम, नयनम मधुरम। भगवान श्री कृष्ण के अंगों का वर्णन है। उसमें कहा गया है कि हे परमात्मा, आपका चेहरा भी मधुर है, आपके होठ भी मधुर है, आपके नयन भी मधुर है, नयन मैंने आंखें, आपकी ठोड़ी यानी जो है चिन्ह, वो भी मधुर है, आपके गाल भी मधुर हैं, आपकी नाक भी मधुर है, आपका गला भी मधुर है। वो हर चीज को मधुरम मधुरम, एक तरह से परमात्मा का नाम सबसे ज्यादा मधुर है। यानी कि अब देखो कितना बड़ा संदेश है। जिन लोगों की पित्त प्रकृति है, उन्हें भक्ति करनी चाहिए। अब भक्ति का मतलब है गुणगान, गुणगान का मतलब है आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं। ध्यान रखें, पित्त उस व्यक्ति का बढ़ा हुआ होता है, जिस व्यक्ति का पित्त बढ़ जाता है वो दूसरों की तारीफ करना भूल जाता है। अगर पित्त प्रकृति से आप ज्यादा परेशान हैं तो लोगों की तारीफ करना शुरू कर दो, मीठा बोलना शुरू कर दो, क्रिटिक्स वाले मोड से बाहर आ जाओ। जब आप
क्रिटिसाइज करने वाले उसमें होते हो, तो आप स्वयं का पित्त को बढ़ा देते हो। तो मधुर एक टेस्ट है, ये बोलने में भी आता है, सुनने में भी आता है। तो ऐसे व्यक्ति को मधुर, मधुर क्या होता है? म्यूजिक, म्यूजिक इज स्वीट, म्यूजिक इज स्वीट, भक्ति इज स्वीट। तो ये भी हमारे जीवन के रस हैं। साथ में जिन लोगों का वायु बड़ी हो, जिसकी वायु बड़ी हो, उन्हें फलाहार करना चाहिए। फल का रस, फलों का रस ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेने से वात डाउन। पर कौन से फल? ध्यान रखना, मीठे फल, खट्टे फल नहीं। जैसे मैंने गन्ने का रस बताया आपको, या और मीठे का रस क्या है, अनार का रस भी बड़ा अच्छा होता है। ये सब रस जो मीठे स्वीट फल के रस जो होते हैं, वो भी वायु को क्योंकि बड़ा वो कर देते हैं, सेट कर देते हैं। अब हमने करना है सौर, सावर, खट्टा। खटा, खट्टा तो आप जानते ही हैं, खट्टी इमली होती है, खट्टा नींबू होता है, आम का जो सूखा आम होता है उसका चूर्ण भी खट्टा होता है, सूखा अनार दाना भी खट्टा होता है। खट्टे को आप भली भांति समझते हैं। खट्टा वैसे तो डाइजेस्टिव फायर को जगाने में काम करता है, डाइजेस्टिव फायर को जगाता है। और इसीलिए जब आप खट्टे का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अपने भोजन में खट्टे का इस्तेमाल कीजिए, चाहे नींबू के रूप में करें, चाहे आप अमचूर पाउडर। पर अमचूर पाउडर लगातार भोजन में नहीं खाना चाहिए। ये कम से कम 7 दिन में एक ही बार। अमचूर का पाउडर जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता। पर गर्मियों के दिनों में जब देखते हैं मौसम में गर्मियों, तो इमली की खटाई बहुत ज्यादा इस्तेमाल आप कर सकते हो। ज्यादा तो नहीं करनी चाहिए, ज्यादा शब्द तो मैंने लगा दिया, मतलब उसको ठीक ठाक मात्रा में भोजन में डालना चाहिए। इमली की खटाई का आपको सेवन करना चाहिए, पर गर्मियों के दिनों में। वो सर्दियों के दिनों में वो चीज खराब कर जाती है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये वायु को डाउन कर देता है और पित्त और कफ को बढ़ा देता है। फिर से समझिए, पित्त को बढ़ा देता है जैसे, और कफ को भी बढ़ा देता है। स्वीट जैसे कफ को बढ़ा देता था, ऐसे सौर भी कफ को बढ़ा देता है। तो इसीलिए जब जिनका गला खराब हो जाता है, कफ हो जाता है, उनको कहता है खट्टी मीठी चीज मत खाइयो भाई, टॉफी चॉकलेट मत खाइयो, खट्टे खट्टी और मीठी चीजें नहीं खानी आपने, खट्टी मीठी चटनी नहीं खानी तुमने। तो वो डॉक्टर इसलिए मना करते हैं क्योंकि वो कफ को बढ़ा देती है और बढ़ जाएगा। सॉर और स्वीट अगर दोनों को मिक्स करके तो कफ ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कई बार आपने देखा होगा, मोटे व्यक्ति क्या करते हैं, वो कहीं से समझ लेते हैं कभी विटामिन सी लो, तो वो कहते हैं भाई विटामिन सी जो है ना, आपको फैट को कम करेगा, फैट को कम करेगा। पर विटामिन सी के तरीके अलग अलग हैं। विटामिन सी किस फॉर्मेट में ले रहे हो? आंवले के रूप में ले रहे हो, या नींबू के रूप में ले रहे हो, या इमली के रूप में ले रहे हो, ये किस फॉर्मेट में ले रहे हैं? तो इस बात पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। और अक्सर वो क्या करते हैं, नींबू वगैरह को, नींबू पानी और इनके ऊपर ज्यादा आ जाते हैं, उसके बावजूद उनका वजन कम नहीं होता, बल्कि चांसेस रहते हैं बढ़ जाए। तो इसलिए जब भी आप शरबत पीते हो, नींबू शरबत बढ़ते हो, तो उससे कफ बढ़ता है। अगर आप नींबू का शरबत लेते हो जिसमें चीनी मिला करके या मीठा मिला करके जब आप लेते हो, ऐसा शरबत जिसमें नींबू और स्वीट दोनों हो, तो वो आपको पित्त नाशक होता है। अगर पित्त बढ़ा हो, तुरंत आपको उस गर्मी से शांति, शरीर में ठंडक लानी हो, तो नींबू का शरबत बेस्ट है। उसमें मीठा मिलाइए, नींबू मिलाइए, आपको तुरंत आराम मिलेगा। तो ये चीज हमें समझनी होगी। तो ये वात को डाउन कर देगा, सिर्फ एक वायु को कम करता है। क्या? खट्टा वायु। अगर आपके अंदर वायु ज्यादा है, समझिए कभी आपको गैस बन गई, तो खट्टे नींबू को केवल हल्का सा गुनगुना पानी लीजिए,
और उसमें 2-3 नींबू का रस निचोड़ लीजिए और हल्का सा काला नमक ले लीजिए, तुरंत पीजिए। आपको गैस निकलने में, आउट होने में आपको आसानी पड़ेगी। वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि उसका काम ही है वायु को डाउन करना। इसका आप फ़ोटो खींच के रख लीजिए, ये आपको बड़ा काम देगा। ये वाली जो स्लाइड आपके बहुत काम में आएगी। जब भी आप किसी टेस्ट को ले रहे हैं, तो आपको याद रहेगा इससे क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा। जो एरो डाउनवर्ड्स है, वो डाउन होगा मतलब कम होगा, जो एरो अपवर्ड है वो चीज बढ़ जाएगी। क्लियर हुई? तो सार जो है, खटासपन है, रिश्तों में खटास नहीं लेकर के आनी चाहिए। रिश्तों में खटास जिनके भी होती है, उनका पित्त और कफ दोनों एक साथ बढ़ जाते हैं। रिश्तों में खटास नहीं लेकर के आनी चाहिए, नहीं तो वायु को छोड़ करके पित्त और कफ दोनों एक साथ बढ़ जाते हैं। और पित्त और कफ का बढ़ना ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि पित्त गर्म है, कफ ठंडा है, तो गर्म सर्द की शिकायत हो जाती है। तो व्यक्ति का मूड ही बड़ा है ना, मूड्स वेरिएशन बहुत होते हैं। कभी एकदम लड़ पड़ेगा, कभी झगड़ा कर लेगा, कभी एकदम मीठा बोलने लग जाएगा, कभी एकदम कड़वा बोलने लग जाएगा। ऐसे आदमी की पर्सनैलिटी को दूसरा आदमी समझ नहीं पाता, तो लोग आपसे परेशान होते हैं। और लोगों में तो सबसे पहले आपके परिवार के ही लोग होते हैं, और ये लोग अपनी बात पे जिद पे अड़ जाते हैं, और फिर सुबह जिद पे अड़ जाएंगे, शाम को मान जाएंगे। तो उनको खुद को नहीं पता चलता कि मैं किस बात पे मान जाऊंगा और किस बात पे अड़ जाऊंगा। तो ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो रिश्तों में खटास जिन लोगों के होती है, उनके साथ ये प्रकृति भी बढ़ घटती रहती है। तीसरा है सॉल्ट। सॉल्ट बहुत जरूरी है भोजन के टेस्ट को बढ़ाने के लिए। जब भी सॉल्ट की बात आएगी, टू इंक्रीज द टेस्ट, टू एनहांस द टेस्ट, किसी भी चीज के टेस्ट को बढ़ाने के लिए नमक डाल दो। वो कहते हैं तो नमक मिर्च लगा लगा के बात करता है। नमक मिर्च पर लगाने का, बात करने का तात्पर्य है, ये मुहावरा है कि वो चीजों को बढ़ा चढ़ा के कर रहा है। तो एक नमक एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को भी बढ़ा देता है। नमक चीजों को गलाने का काम भी करता है, यानी चीजों को, जो भोजन को सॉफ्ट करने के काम भी आता है, उसको गलाने और पचाने के काम में भी नमक का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर वायु डाउन होती है, पित्त डाउन होता है, कफ बढ़ता है। अब देखिए, जहां जहां कफ बढ़ रहा है, ये तीनों चीजें मोटापे को बढ़ाएंगी। स्वीट टेस्ट, सॉर टेस्ट और सॉल्ट, ये मोटापे को बढ़ाता है। मोटे आदमी को ना तो मीठा ज्यादा खाना चाहिए, ना नमक ज्यादा खाना चाहिए, और ना ही खट्टा खाना चाहिए। तो ये तीन टेस्ट का अगर मोटा आदमी बैलेंस इस्तेमाल करता है, या उसमें से कोशिश करे कम से कम कर दे, ना के बराबर कर दे इन टेस्ट को अपने भोजन से, तो केवल डाइट से ही वजन वेट मैनेजमेंट हो जाता है। हम जाते हैं बड़े बड़े एक्सपर्ट डाइटिशियंस के पास, जाते हैं, साहब आप मेरे डाइट प्लान बना दीजिए। कुछ नहीं, आप आराम से बैठिए, अपने घर में बैठिए, इस स्लाइड का सहारा लीजिए, और अगर आप पाते हैं कि आपका वेट ओवर है, तो आपने क्या करना है, ये तीन टेस्ट को हटा देना है, या बिल्कुल बैलेंस कर देना, ना के बराबर। जैसे सब्जी में नमक इतना कम डालिए कि बस उसको बस बुरा ना लगे, बस उसका काम चलता रहे, पर टेबल साल्ट एकदम से हटा दीजिए। इससे बीपी भी कंट्रोल में रहेगा। बीपी अगर जिनका नहीं है, उनका नहीं बढ़ेगा अगले कई वर्षों तक। तो बीपी को मेंटेन करने के लिए भी साल्ट जो है बड़ा रोल अदा करता है। अगर ज्यादा साल्ट खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो किडनी के लिए घातक है ये। और बीपी आयुर्वेद के अनुसार का साइलेंट किलर है, मतलब ये हल्ला नहीं मचाता, और बीमारियां तो लक्षण दिखाती हैं। जिन लोगों को बीपी रहता है, उसको लगता है कि दवा खाने से सब बीपी नॉर्मल है, इसका कोई असर नहीं। पर बीपी अपना डैमेजिंग इफेक्ट धीरे 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 बहुत स्लो पॉइजन की तरह काम करता है बीपी शरीर में, इसलिए वो लगा रहता है अपने काम में। उसका इफेक्ट किसी के ऊपर 5 साल बाद दिखाई देता है, किसी को 10 साल बाद, किसी को 15 साल बाद। पर एक बार बीपी हो जाए तो ये समस्या है। इसको फूड से ही, यानी अपनी डाइट से ही मैनेज करना का प्रयास करना चाहिए। अपने भोजन में स्पेसिफिक टेस्ट को आप जोड़ सकते हैं या घटा करके
वो चीज को रखना है। अब मान लो कोई पतला है, अब कोई पतला आदमी है, उसको वेट गेन करना है, तो उल्टा रिवर्स, ये 3 ही टेस्ट काम आएंगे। उसको मीठी चीजें ज्यादा दो, खट्टी चीजें ज्यादा दो, नमक ज्यादा खाए, वो अपने आप मोटापे की तरफ आ जाएगा। सिंपल सी बात है। 3 टेस्ट उसके भोजन में बढ़ा दो, ऑटोमेटिक उसमें जो है वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। लूज करना है तो 3 चीजें हटा दो, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज है। तो आपको छोटे छोटे आइडिये होने चाहिए कि भाई पित्त बढ़ गया, शरीर में गर्मी बढ़ गई, एसिडिटी हो गई है ना, लू सी लग गई, तुरंत ठंडा बढ़िया फर्स्ट क्लास शरबत मीठा, खूब अच्छा सा मीठा मूठा गेर के बनाए, वो एकदम से 2-3 बार पिए तो आपका पित्त शांत हो जाएगा। गुस्सा बहुत आ रहा है, तुरंत ठंडा शरबत पी लो, शांत हो जाएगा मन। मूड फ्रेश नहीं हो रहा तो मूड फ्रेश हो जाएगा आपको। डिफरेंट डिफरेंट एरोमा के आप अगर शरबत पी लेते हैं तो भी आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, पित्त शांत हो जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, इनको हम इस्तेमाल करके हम चीजों में बढ़ सकते हैं। अब है पंजंट, कटु। कटु कसैला स्वाद टाइप का होता है, कड़वा नहीं, कटु में ना कसैला, कसैलापन आ जाता है। जैसे हमारा आंवला, आंवले को आप खाएंगे ऐसे मन आग करता, कोई चीज खाते हैं आप यूं कर देते एकदम से, वो कटेलू है। यहाँ तक वो थोड़ा सा चीरता हुआ अगर गले में जाएगा तो ऐसे लगेगा खरास सा, उसने खरोंच मार दिया अंदर, तो वो कटु है। अब कटु फायर और एयर से बनता है, इसमें वायु बढ़ती है, कटु से वायु बढ़ती है, पित्त बढ़ता है और कफ डाउन होता है। आप समझने वाले, अब कफ डाउन होता है, यानी कफ डाउन, फिर मोटे आदमी। एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, आपने डिफरेंट डिफरेंट इसका इस्तेमाल करना है, पर मैं एक चीज से, ताकि एक चीज से समझ में आ जाए। अब मोटे आदमी के लिए क्या हो गया, पंजन टेस्ट, इट्स वेरी गुड, इट्स मीन आंवला बहुत अच्छा है, जामुन कटु है, कसैला है, इसलिए आप जामुन खा के देखिए, 20-30 जैसे पीस खाएंगे आपके गले में एक ऐसा आएगा, गला पकड़ रहा है, हल्का 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 कसैला कसैला सा स्वाद आ रहा है। तो जामुन हो गया, आपका गिलोय हो गया, और ये सॉरी गिलोय तो कड़वे में आ जाता है, सॉरी। तो जैसे जामुन का रस हो गया, करेले का, करेला भी कड़वे में आ गया, जो आंवला हो गया, तो ये सब चीजें इनको फायदा देने वाली है, तो इनके मोटापा ऑटोमेटिक कम होगा इस टेस्ट को करने से ही। बिटर, कड़वा, मन में कभी भी कड़वापन नहीं लाना चाहिए, पर कड़वा टेस्ट से हम बहुत अवॉइड करते हैं। बिटर इज बेटर फॉर लीवर एंड स्प्लीन, ये सूत्र याद रखना चाहिए। बिटर इज बेटर फॉर लीवर एंड स्प्लीन, आपके लीवर को ठीक करने के लिए कड़वा टेस्ट सबसे ज्यादा कारगर है। जैसे करेले का रस कड़वा है, एलोवेरा का रस कड़वा है, गिलोय का रस कड़वा है, ये जो टेस्ट होते हैं कड़वेपन के, नीम की पत्तियां जो होती हैं ये कड़वा है, नीम का रस कड़वा है, ये सब आपके लीवर के लिए अच्छे होते हैं। इससे पित्त डाउन होगा, कफ डाउन होगा, मोटापा कम होता है और पित्त भी कम होता है, गुस्सा भी शांत होता है। तो क्या बढ़ेगी, वायु, वायु बढ़ जाती है। वायु बढ़ने से, वायु बैलेंस करने से काफी चीजें सेट हो जाती हैं, डाइजेशन का सारा सिस्टम सेट हो जाता है। तो बिटर, एक आप देखते होंगे सांभर बनता है हमारे साउथ इंडिया में, सांभर इज ए परफेक्ट वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल फूड है ये, एक प्रकार से इसमें कुछ भी डाल लो, इसमें 6 के 6 टेस्ट मिलेंगे आपको। इसमें खट्टा भी मिलता है, मीठा भी मिलता है, आपका जो है सॉल्ट तो होता ही, हर सब्जी में तो सॉल्ट होता ही है, कटु भी मिलता है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, कड़वे नीम की पत्तियां डालते हैं इसको, दिमाग से निकल गया एकदम से। कड़ी पत्ता सर। हाँ कड़ी पत्ता, अभी मैंने खुद ही बोला था, खुद ही भूल गया। कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता भी इसमें इस्तेमाल होता है। एक ड्रम स्टिक, ड्रम स्टिक्स भी डालते हैं इसके अंदर, वो कड़वी होती हैं। कुछ और चीजें डालते हैं जो थोड़ा सा कड़वी होती हैं।
है ना, ये चीज को आपने समझना है। फिर है एस्ट्रीजेंट, ये गलत स्पेलिंग लिखी हुई है इसमें ना, तो पर एस्ट्रीजेंट है, एट्रीजेंट नहीं है, एस्ट्रीजेंट है। एस्ट्रीजेंट जो टेस्ट है, तीखे टेस्ट को भी, तीखे टेस्ट को एस्ट्रीजेंट बोलते हैं। तो ये आपको समझना है, इससे वायु बढ़ती है, पर पित्त शांत होगा, कफ शांत होगा। अब मोटे आदमी को क्या करना है, पंजेंट, बिटर और एस्ट्रीजेंट, अगर वो अपने भोजन में ये 3 टेस्ट को बढ़ा देगा ऑटोमेटिक अपने फूड में। अब जो हमारी जो होती हैं, क्या कहते हैं इसको, मेथी, मेथी दाना, ये कड़वा होता है। मेथी दाना है, अब मेथी दाना कड़वा है, तो इसमें कोई भी सब्जी बनाए ऐसा व्यक्ति मेथी दाने का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे, तो उसको ऑटोमेटिक मोटापा घटाने में फायदा होगा। रात को मेथी दाना भिगो दे, सुबह सुबह उसका पानी पी ले। वैसे तो ये पर ध्यान रखे कि थोड़ा सा जो है ये मेथी दाने का प्रयोग 40 साल से उम्र के बाद ही करें, या जिनको अगर उससे पहले करना है तो शुगर होने पर करें, वरना कई बार ये शुगर का लेवल डाउन भी कर देता है अगर आप डेली इस्तेमाल करते हैं तो। पर आपको रूटीन, जिनको डायबिटीज नहीं है ना, उनको कड़वी चीजों को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, गैप दे दे करके, मतलब डेली और दिन में 2 बार 3 बार उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको मेथी दाने के स्प्राउट्स बना करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को स्प्राउट्स खाने का शौक होता है, तो अगर जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, वायु की प्रॉब्लम है, डायबिटिक प्रॉब्लम है ना, बीपी की प्रॉब्लम है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, मेथी दाने के भी स्प्राउट्स बना लेने चाहिए और उस स्प्राउट्स में मिला देने चाहिए। अगर आप सिंगल खाने लग जाएंगे तो बहुत कड़वा होता है, तो वो नहीं खाया जाएगा, तो उसमें मिला करके खाएंगे तो मिक्स हो जाएगा, तो उससे वो टेस्ट भी बैलेंस हो जाएगा और वो सारी चीजें बन जाएंगी। तो ये 6 टेस्ट हैं, ये आप अपने हिसाब से कब इस अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा करके खा सकते हैं। पर एक चीज का नियम ध्यान रखें, पूरे दिन में एक डाइट ऐसी जरूर रखें जिसमें कि ये 6 टेस्ट किसी भी तरीके से, मतलब वन टाइम मील ऐसा हो जिसमें 6 के 6 टेस्ट मिल जाएं। पर हाँ, जिनको डायबिटीज है उनको स्वीट बहुत बैलेंस सोच समझ करके ही खाना चाहिए। इसलिए डायबिटिक जो लोग होते हैं उनको गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन बहुत हो जाती है। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। गुरुजी, जरा एस्ट्रिंजेंट में क्या क्या आ जाएगा तीखा में? ये आपको थोड़ा सा आप गूगल करके आपको देखना पड़ेगा कि तीखा जो है, मिर्च है वो जैसे तीखी मिर्चा। होती है। मिर्च है जैसे तीखा होता है, इसका टेस्ट तीखापन में है, जी क्योंकि हो जी। सकता है मैं अभी दिमाग में एकदम से कई सर चीजें काली 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 मिर्च होती है या काली लौंग मिर्च, वगैरह? हाँ ये सब तीखी में आती है। ये ठीक है तीखे ठीक तो है। है, इनके टेस्ट में तीखापन तो है ही। हाँ जी सर। सर एक क्वेश्चन था। जिसका सपोज कफ और पित्त ज्यादा बड़ा होएगा तो उसको ऐसे सार खाना, बिटर खाना, पंजेंट अपने डाइट में ज्यादा करना पड़ेगा जिसका कफ एंड पित्त, फॉर एग्जांपल। देखिए बिल्कुल इसमें ना आपने इस चार्ट को सामने रखना, बहुत सिंपल है। हाँ जी। और आपको लगता है कि क्या चीज बढ़ गई क्या चीज घट गई, उसके हिसाब से आपने उसमें अप एंड डाउन करना है। हाँ जी। आपको गूगल पे डालिएगा तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, क्योंकि हो सके मैं 2-4 ही बता पाऊं अभी। आप वो पूरी लिस्ट निकाल लीजिए इन सब टेस्ट की, कि हाँ स्वीट्स में क्या क्या आती है। पर स्वीट्स में मैं बार बार कहूंगा कि इसमें व्हाइट शुगर मना है। हाँ जी। और कौन से हैं, खट्टापन किसमें होगा, सॉल्ट सबको पता है। सॉल्ट में एक ही नियम है, व्हाइट सॉल्ट इज पॉइजन। जो आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद सेंधा नमक को ज्यादा अच्छा मानता है, या ब्लैक कलर के जो ब्लैक रॉक साल्ट होता है, मतलब काला नमक को बड़ा अच्छा मानता है। आयुर्वेद में इन्हें पाचक माना जाता है। पाचक माने पचाने वाला, डाइजेस्टिव। हमारे आयुर्वेद में पाचन में जो दवाइयां इस्तेमाल होती हैं, वो सारे के सारे में नमक जरूर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लो खाया पिया पच नहीं रहा, जैसे आपने थोड़ा खाना ज्यादा खा लिया और आपको लगता है कि उसके अंदर
पच नहीं रहा है तो आप 3-4 तरह के अलग अलग प्रकार के नमक रखिए, जैसे सेंधा नमक है, काला नमक है ना, सिंधी नमक है, 2-5 प्रकार के नमक है। वो नमक को मिक्स करके भी अगर आप केवल फाँक मार करके गुनगुने पानी से अगर नमक भी ले लेते हैं तो वो भी आपको उस भोजन को पचाने का काम करता है। अदरवाइज जो है एक सोडा आता है जिसे खाने का सोडा बोलते हैं, मीठा खाने का सोडा जो है उसको भी आप हल्का सा पानी में डाल करके उसको ठंडे पानी से भी आप ले सकते हैं। तो क्या होता है कि वो आपको थोड़ा डाइजेशन में फायदा कर देगा। तो इस तरीके से आपको बड़ा आराम से ये आप धीरे-धीरे लिस्ट एक बार निकाल लो 6 टेस्ट की, फिर आप उसका इस्तेमाल करना है। पर देखना ये है, आपने इस्तेमाल तो करना है, पर उसकी अति नहीं करनी। ऐसा नहीं कि अगर मैंने कह दिया कि मेथी दाने का इस्तेमाल करो, तो आप मेथी दाने का इतना भर-भर के इस्तेमाल कर रहे हैं कि उस सब्जी का बुरा हाल हो गया, कि सामने वाले का मन ही नहीं कर रहा खाने को। हमने मन को नहीं मारना है, हमने सिर्फ उन इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा-सी मात्रा बढ़ानी है, ज़्यादा मात्रा में लेना है, रिपीट मात्रा में लेना है। ज़्यादा मात्रा का मतलब अगर हम 7 दिन का हिसाब लगाएँ कि जैसे अक्सर हमारे इंडियंस में जो हेल्दी लोग हैं, वो बिटर टेस्ट बिल्कुल नहीं लेते। मतलब कड़वा टेस्ट नहीं लेते वो, परंतु कड़वे में जो हमारी बहनें हैं, माताएँ-बहनें हैं, वो ये सोच सकती हैं, तो उनको 7 दिन में एक बार करेले की सब्जी बना लेनी चाहिए। भई करेले में बिटर है। अब उसको अपने टेस्ट के अनुसार से वो मेंटेन कर सकते हैं, भई उनको क्या करना है, क्या नहीं करना। भई भर के बनाना है, काट के बनाना है, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। ये उनका अपना ओन डिस्क्रिशन है। तो जो ऐसी चीज़ें हैं, जिनका सेवन कड़वे का स्वाद को किसी तरीके से इन्वॉल्व किया जा सके भोजन में, जैसे कुछ अचार होते हैं, वो भी कड़वेपन के अचार होते हैं, उनको भी इस्तेमाल आप किया कर सकते हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अगर हमें आंवले का इस्तेमाल करना है, भई आंवला वैसे नहीं खाया जा रहा, बंदा रस नहीं खा रहा। अब एक आंवला लिया, दाल के अंदर उसको जब आप वो करने लगे, जो उबालने लगे उसको, ठीक करने लगे, मतलब पानी में डाल के जो उबालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फिर उसमें आप एक आंवला डाल दें। वो आंवला गल जाएगा, गल करके उसका पता भी नहीं चलेगा और वो आपके आराम से भी जाएगा और वो अपना काम भी करेगा। तो आपको इसको हम बोलते हैं वैदिक डाइट रेसिपी। आप अगर जाकर के गूगल पे भी सर्च करेंगे तो वैदिक डाइट रेसिपीज आपको बहुत मिल, वैसे तो अपनी इंडियन महिलाएं बहुत जानती हैं वैदिक रेसिपीज, मतलब जो डाइट जो सिंपल डाइट होती हैं और जो पाचक डाइट होती हैं वो ही वैदिक रेसिपी में सबसे ज्यादा है। हमारे घर में एक कमी और होती है, हमारे खास करके नॉर्थ इंडिया में, हम कोई भी डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करने के लिए भोजन से पहले कोई भी वो नहीं लेते, पर हमारे ये सब ब्याह शादियों में चलता है। मतलब ब्याह शादियों में तो आपको वो मिल जाता है, क्या बोलते हैं उसको शुरुआत में, एपेटाइजर। एपेटाइजर मिल जाता है, एपेटाइजर जो होता है वो मिल जाता है। पर गुजराती लोग इस चीज का सेवन अच्छे से करते हैं, एपेटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। पहले हमारे यहाँ भी महिलाएं जो है, जैसे मौसम के अनुसार कांजी का पानी बनाती थी, कांजी का पानी। अभी जो कांजी का पानी होता है ये बड़ा डाइजेस्टिव होता है। अब इसी प्रकार से उसमें राई डाल करके बनाते हैं, 2-3 दिन गला करके, गाजर डाल देते हैं, कभी कभी केवल राई का पानी से बना देते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं उस कांजी के पानी को बनाने के, वो बड़ा डाइजेस्टिव होता है। इसी प्रकार से जो साउथ इंडिया में रसम बनता है, एक रसम पाउडर डाल करके गर्म पानी करके वो रसम पिया जाता है, वो भी बड़ा डाइजेस्टिव होता है। और बहुत सारे आपके जो चीजें हैं जो एपेटाइजर के रूप में इस्तेमाल होती हैं। सूप भी आपका एपेटाइजर के रूप में ही काम आता है। तो एपेटाइजर में ऐसी ऐसी हर्ब्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपकी भूख को बढ़ाए, जो आपके टेस्ट को बढ़ाए। भूख बढ़ाने से, टेस्ट बढ़ने से उनका मन फिर और बढ़िया खाने का करता है। और जब आप मन करके खाना खाते हो, जब शरीर के डिमांड के आने पर खाना खाते हो, तो आपको वो खाना पचेगा ही पचेगा, आपको नुकसान नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी आइटम हो। ये हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी बात, सभी माताओं बहनों को ये ध्यान रखना चाहिए कि दालें बहुत जल्दी से नहीं पचती। कुकर में जो हम सीटी लगवा करके दाल करते हैं, ये दाल गलती नहीं है, ये टूटती है, वो तोड़ता है प्रेशर से। उसका नाम ही प्रेशर कुकर है।
यानी कि इतना प्रेशर बढ़ा देता है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है उसको। और हमें लगता है कि ये प्रेशर कुकर ने दाल बहुत जल्दी बना दी। दाल कभी भी जल्दी नहीं बनती। जितने भी प्रकार की दालें जो हैं जल्दी बन रही हैं आजकल, वो सारी की सारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने का काम करती है। कोई फायदा नहीं दे रही, कोई प्रोटीन नहीं दे रही, और प्रोटीन बनाने में भी वो 3 से 4 दिन लेती है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो उसका कोई हमें दाल का कोई खास बढ़िया फायदा नहीं हुआ। जिस समय मिट्टी की हांडी में दाल बनती थी कि हमारी दादी जो है शाम को 4 बजे चढ़ाती थी और वो जा करके 6 बजे जा करके मिलती थी, और उसको शाम को 6:15 6:30 बजे तड़का लगता था और 7 बजे वो खाने को मिलती थी। वो दाल डाइजेस्टिव दाल होती थी और प्रोटीन देने वाली दाल होती, क्योंकि वो गलती थी, वो टूटती नहीं थी। टूटने में और गलने में बहुत जमीन आसमान का। आलू जैसी चीजों के लिए तो प्रेशर कुकर बहुत अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं। आपने 2 सीटी मारी, ठीक है, क्योंकि आलू कुछ चीजें ऐसी है अगर वो आप कच्चे भी खा जाएंगे तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पर दालें, आप जो भी चीजें आप कच्चे फॉर्मेट पे नहीं खा सकते किसी भी सूरत में, जैसे राजमा है, जैसे आपके काबुली चने हैं, काले चने हैं, या हर प्रकार की दालें हैं, ये सारी की सारी या तो बहुत स्लो स्पीड से पकनी चाहिए या सोलर कुकर के अंदर बननी चाहिए, अदरवाइज सारी हार। तो मैं तो क्या करता हूँ, पिछले 3 साल से मेरे पास कोई आता मैं उठा के दाल ही बंद कर देता हूँ, टंटा ही खत्म। अब वो अपनी वाइफ से तो कह नहीं सकता साहब कि मिट्टी के बर्तन में बनाना है और करना, ना किसी के पास समय है ना कुछ है, और फिर उनको लगता है गैस ज्यादा जल गई, ये जल गया, वो दिमाग इतना लाख रुपए का कम घर किराए पे ले लेंगे, परंतु इन चीजों पे दिमाग नहीं लगाते हमारे लोग। तो कि भाई 200 रुपए की अगर हमने गैस ज्यादा फूक देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दाल खानी है तो फिर आप उसका ढंग से इस्तेमाल कीजिए। पहले कम से कम 24 घंटे पहले दालें भिगोई जानी चाहिए, और 24 घंटे पहले कम से कम, पर हमारे 4 घंटे 6 घंटे पहले करके बस कुकर में डाला और फटाफट। और मूंग की दाल की तो दुर्गति कर रखी है, उसको तो कहेंगे अभी आधा घंटा पहले भिगो, 3 सीटी लगाओ और काम चलाओ, तो वो चीजें खराब करती हैं। जो भी चीजें जो बहुत देर से गलती हैं और हमारे कुकर के कारण वो ज्यादा उसका वो नहीं किया गया, तो आप ये समझ करके चलें कि वो कुछ समय के लिए आप उसका इस्तेमाल रख दें, रोक दें उन चीजों का, और रा फ्रूट्स एंड रा वेजिटेबल्स के ऊपर आ जाइए। रा फ्रूट्स, रा वेजिटेबल्स मैक्सिमम 3 घंटे में पच जाते हैं हमारे बॉडी में। जितना जल्दी शरीर अपने आप चीजों को जो पचाएगा, मतलब जो सेल्फ डाइजेस्टिव चीजें होंगी, तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो आपको शरीर को हील करने के काम आएगी। आजकल क्या हो रहा है, हमारा भोजन ही हमारा जहर बन रहा है। जो हम खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है, और हमारी पूरी शरीर की ऊर्जा उसको पचाने में लगी रहती है। तो हमारी अच्छे अच्छे लोग, पहले हम जब देखते थे, छोटे बच्चे होते थे, तो लोग कहते भाई अमीर आदमी काहे को मरेगा, वो तो फल खाता है, वो तो ड्राई फ्रूट्स खाता है, अरे वो तो ताकत है उसके अंदर, उसके अंदर शक्ति ज्यादा है, वो तो बीमारी से भी लड़ जाएगा। पर अब तो ऐसा नहीं है। आज तो मिडिल क्लास फैमिली बढ़िया से बढ़िया फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स खरीदने में सक्षम है। 1 किलो बादाम 1000 रुपए का आ जाएगा, 1200 रुपए का काजू आ जाएगा, 2-3 हजार रुपए का ड्राई फ्रूट्स आज के डेट में महीने का खरीदने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु फिर भी नहीं खा पाते, और जो खा रहे हैं वो पचा नहीं पाते। रीजन क्या है? और उसके बावजूद इतना बढ़िया भोजन, आज मैं कहूं जी आप भोजन अच्छा नहीं खा रहे तो उसकी बेइज्जती कर रहे हो, आप सरासर बेइज्जती कर रहे हो। आज जितने भी मिडिल क्लास फैमिली से अपर मिडिल क्लास और ऊपर तक चले जाओ, सब डाइट और फूड अव्वल दर्जे का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। कमी कहाँ है? फिर क्यों उनकी इम्यूनिटी लैक कर रही है? फिर क्यों उनकी इम्यूनिटी वीक हो रही है? इम्यूनिटी इसलिए उनकी वीक हो रही है, वो एक चीज भूल गए हैं, खाना बनाया कैसे जाता है और खाना खाया कैसे जाता है। ये चीज, ये बात नहीं पता चली। जेब में तो पैसा आ गया है, परंतु खाना बनाना और खाना खाना दोनों ही चीजों की परंपरा को भूल चुके हैं। क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है और कैसे पकाना है, ये जब चीजें हम भूल जाते हैं तो आप कितनी बढ़िया से बढ़िया चीज खा लो, वो गटर में ही जानी है, नो यूज।
जैसे विटामिन सी के बारे में कहावत है ना, जितना मर्जी खा लो जाना गटर में, क्योंकि विटामिन सी बॉडी चूज करती है कि आज उसको कितनी मात्रा चाहिए, उतनी लेगा, बाकी वेस्ट के रूप में बाहर फेंक देती है। वाटर सोल्यूबल विटामिन के साथ सभी के साथ यही होता है। बी आप ज्यादा लेंगे वो पानी के साथ बाहर पेशाब करेंगे बाहर, सी ज्यादा लेंगे बाहर, तो नो यूज। आप ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते हैं ले लीजिए, पर पचेगा नहीं, वो जाके जहर का काम करेगा। जो भोजन आपके शरीर में जाने के बाद पचता नहीं है वो आम क्रिएट करता है। ये आम मैंगो वाला आम नहीं है, खाने वाला आम नहीं है। आम का मतलब आयुर्वेद में टॉक्सिन से है। जो भोजन सड़ता रहता है वो आम क्रिएट करता है। आम वात मतलब टॉक्सिक वायु, जब टॉक्सिक हो जाती है तो आम वात बन जाता है। आम वात फिर आर्थराइटिस और ये सब चीजें खराब करती हैं। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, गाउट्स की प्रॉब्लम हो या पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो, इसका मतलब है उससे 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले इस बंदे का डाइजेशन सिस्टम बिगड़ चुका था, उसने ध्यान ही नहीं दिया। डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारने के लिए फर्स्ट मेडिसिन इज योर फूड, इज योर डाइट। पहली औषधि आपको जो लेनी है वो डाइट के रूप में लेनी चाहिए। यह आयुर्वेद का नियम है। भोजन को मेडिसिन की तरह खाना चाहिए। जैसे आप गोली नाप तनाप के खाते हैं, डॉक्टर साहब 1 लूं के 2 खाऊं, 2 खाऊं के 1 खाऊं, अच्छा बंद कर दूं। गोली से हम फटाफट बड़ी खुशी होती, अच्छा डॉक्टर ने कम बंद कर दिया, छोटा पीछा। तो ऐसे ही भोजन के मामले में भी अगर हमारे ख्यालात हो जाएं कि कितना खाना है, कब खाना है, छोड़ दूं तो अच्छा है, ये छोड़ दूं, अब छोड़ दिया, 3 दिन के लिए छोड़ दिया, 4 दिन के लिए। जब आप बड़ा सिलेक्टिव और मन को भाने वाला भोजन करते हैं, वो भोजन हमेशा अमृत का काम करेगा, वो भोजन आपको पाचक का काम करेगा। मैं बिल्कुल नहीं कहता टेस्टी खाना नहीं खाना चाहिए, मैं कहता हूँ टेस्टी ही खाना खाना चाहिए, बशर्ते बस आपने सिलेक्शन नहीं करना है उस टेस्ट में मैंने करना क्या है, उस टेस्ट में रंग में भंग नहीं डालना। अगर मैं डालूंगा तो वो चीजों को खराब करने का काम करेगा। डाइट आपके आचार व्यवहार विचार और आपके शरीर सबको एक साथ इंपैक्ट डालता। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। बहुत काम की बात है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो है ही। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो ये हम देखते हैं कि कोई नेक कमाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके ही घर का अन्न खाएंगे। जिसके घर में बेईमानी का पैसा आ रहा है उसका नहीं खाएंगे। पर भाई कलयुग है, यहाँ तो बेईमान वो नहीं है जिसको मौका नहीं मिल रहा, तो हम वो अब सूत्र तो यहाँ लागू कर नहीं सकते। अब किसके घर पे नहीं खाएंगे, कहाँ का चाय नहीं पिएंगे, वो समस्या हो सकती। पर आप अपने ऊपर अपने घर का कंट्रोल कर सकते हैं, आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका नेचर एसिडिक है, आपका नेचर बड़ा क्रिटिक वाला है, आप में को हर सिस्टम में कमियां नजर आ रही हैं, तो इसका मतलब आपको अल्कलाइन फूड की जरूरत है। तुरंत शिफ्ट हो जाइए अल्कलाइन फूड पर। अगर आप अपनी बीवी में कमियां निकालते हैं, आप अपने बच्चों में कमियां निकालते हैं, आपके पड़ोसी भी गंदे हैं। अगर आपकी बीवी गंदी है, आपके बच्चे गंदे हैं, आपके पड़ोसी गंदे हैं, देश अच्छा नहीं है, सरकार बहुत गंदी है, मोदी बहुत बदमाश आदमी है, तो तुरंत अल्कलाइन फूड पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये सिम्टम्स बता रहा हूं मैं। दोस्त आपको धोखा देते हैं, दोस्त आपके कम के नहीं है, सब दोस्त मतलब खोर हैं। इसका मतलब आपको तुरंत जरूरत है अल्कलाइन फूड पे शिफ्ट होने की, टोटल अल्कलाइन फॉर 3 मंथ। अगर कुछ ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं फॉर 6 मंथ यू शुड टेक टोटल अल्कलाइन डाइट। सर व्हाट कम्स इन आप अल्कलाइन डाइट? हैं जी? अल्कलाइन डाइट में क्या क्या आ जाता है? व्हाट काइंड ऑफ फूड इन अल्कलाइन डाइट? अच्छा अमृता जी बोल रहे हैं। हाँ जी। अमृता जी सुनिए, खीरा है हाँ, बहुत बड़ी अल्कलाइन है, तुलसा के पत्ते अल्कलाइन है, हाँ, पुदीना के पत्ते अल्कलाइन है। वैसे तो मैं कहूंगा गूगल से एक लिस्ट निकालिए, बहुत सारी सब्जियां और फ्रूट्स जो अल्कलाइन फूड है हाँ उसको। जी। आप पानी भी अल्कलाइन पी, और अल्कलाइन पानी बना लीजिए घर में। अल्कलाइन पानी रखिए, उसमें कुछ सुबह सुबह खीरे काटिए, कुछ तुलसा के पत्ते डाल दीजिए,
कुछ पुदीना के पत्ते डाल दीजिए, जो 2-4 इंग्रेडिएंट्स मैंने अल्कलाइन वाले बताए ना, ये डाल के रखिए, हाँ जी। वो पानी को पड़ा रहने दीजिए, जब भी जरूरत पड़े थोड़ा थोड़ा उसको कप में घूंट घूंट भर के पीजिए। दैट इज योर अल्कलाइन वाटर। अल्कलाइन वाटर आपकी एसिडिटी को नेचुरल रूप से खत्म करता है, ध्यान रखिएगा, नेचुरल रूप से आपको खत्म कर देता है। जो हम आरओ का पानी पी रहे हैं ये हमारे लिए बड़ा गड़बड़ हो गया, हमारी गवर्नमेंट ने किसी समय पे सही टाइम पे काम नहीं किया, नहीं तो हिंदुस्तान में अल्कलाइन पानी ने फायदे की जगह नुकसान ज्यादा किया है। सॉरी, आरओ के वाटर ने फायदे की जगह नुकसान ज्यादा किया है। जो लवण है हमारे, वो लवण सारे के सारे अब मिट्टी में जाते हैं, वो हमारे शरीर में नहीं आते। लवण हमारे इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम को मेंटेन करने का काम करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। आपको समझना चाहिए वो नेचुरल मिनरल्स दे रहे हैं हमें, जो हमें कई बार भोजन से सही मात्रा में नहीं मिलते। फिर हम कहते हैं कि भोजन में है ना वो जान नहीं रही, ये बात भी ठीक है कि भोजन में जान नहीं बची। अदरवाइज किसी जमाने में आप के घिया ऐसी आती थी, अगर आपने दिन में 2 बार घिया का जूस पी लिया ना, तो जिसको कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन अपने आप टूट जाती थी। सिर्फ 2 बार दिन में घिया का जूस पिला दो, उसको कॉन्स्टिपेशन टूट जाता। आज से 4 गिलास पिला तो पट्टे कुछ नहीं होना, 3 दिन तक तो होना नहीं कुछ। तो वो मैं मानता हूं कि उसमें जान इतनी नहीं बची, फिर भी मेरा ये मानना है आज भी फूड को अगर रेगुलर इस्तेमाल किया जाए, उस ढंग से इस्तेमाल किया जाए, तो आप उसको अचीव कर सकते हो। नींबू होता है वो भी अल्कलाइन होता है ना, तो उसमें भी अल्कलाइन के गुण हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको अल्कलाइन मिल जाएंगी। सिंपल सी बात है, आपको जिंदगी में कोई शिकायत है अपने से नहीं दूसरों से, तो आपको अल्कलाइन फूड पे शिफ्ट होने की जरूरत है। अगर आपको अपने आप से शिकायत है, मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं मुझसे कोई प्यार नहीं कर रहा, मेरे अंदर तो ये कमी है, मैं बहुत अच्छे से बोल नहीं चाहता है, तो फिर गोलगप्पे खाने की जरूरत है। मतलब थोड़ा एसिडिक भोजन आपको निहायत जरूरी है, इसका मतलब थोड़ा एनर्जेटिक फूड की रिक्वायरमेंट है आपको, है। और फिर थोड़ा कभी कभी कोई चाट पकौड़ी वाला, नंदन चाट पकौड़ी वाले को ढूंढ के रखिए, बॉम्बे चाट कटोरी चाट प्लेट वाले को ढूंढ के रखिए, फिर हफ्ते में 1 राउंड वहां से भी काटिए, है, फिर अपने मजे से, फिर आपको अपने आप से मोहब्बत होने लग जाएगी, फिर आपका कॉन्फिडेंस लौटने लगेगा, है ना। तो ये चीजें भी जरूरी है। आयुर्वेद किसी चीज का विरोध नहीं करता, बस वो कहता है मौसम के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, शरीर के नेचर के अनुसार, आपके शरीर की जरूरत के अनुसार ही भोजन करें, और नहीं जरूरत तो बिल्कुल ना करें। ध्यान रहे, योगियों वाली डाइट नहीं लेनी गृहस्थ आदमी को, है ना। कई लोग बड़ी रोज ही दलिया खाएंगे, शाम को रोज खिचड़ी खाएंगे, ये सब बकवास फंडामेंटल रूल है। कभी भी एक तरह का भोजन आपको नहीं करना है। अगर योगी भी बनो तो मेरे जैसे योगी बनना है, जो अपने टेस्ट लेते रहे बीच बीच में, तो दिमाग सेटल एकदम रहता है ना। योगियों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, उनमें ईगो बहुत बढ़ जाती है, वो रीजन उनका फूड है, उन्हें नहीं पता। वो तो कह रहे हम तो सरल आहार ले रहे हैं बच्चा, अरे सरल आहार नहीं ले रहा, ये आहार तेरा खराब हो गया, चेंज करने की जरूरत है। कभी कभी तेरे को सूप भी पीना चाहिए, है, सांबर भी पी लेना चाहिए, तो ये काम करते रहना चाहिए हर आदमी बुढ़ापे तक, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा टेस्ट रखना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है, ये संसार आपके खिलाफ है, तो इसका मतलब आपका मामला गड़बड़ा गया है, आपको टेस्ट चेंज करने की जरूरत है, आपको डाइट चेंज करने की जरूरत है। हमारा ये जो सिस्टम है ज्योतिष का, मुझे जब से ये ज्योतिष समझ में आने लगा है, थोड़ा थोड़ा ही आने लगा है, पर जब से आने लगा है, रियल में एक आनंद की अनुभूति होती है। अब हमारे है ना वो मिथ्स कंसेप्ट्स जो है फेल होते जा रहे हैं लोगों के। जैसे हम कुछ देखते थे कि बोला हमारे महात्मा जी तो बस तोरई की सब्जी खाएंगे, घिया की सब्जी खाएंगे शाम को, और जब भी महात्मा जी का दिमाग उल्टा चल रहा है आजकल, है, तो उससे और दिमाग भी टेढ़ा चलने लग जाता है। महात्मा योगी रोगी हो जाते हैं एक तरह की डाइट खाने से, या बिल्कुल डाइट को अवॉइड कर देने से। ध्यान रखें, कोई भी फूड आपको सदा के लिए अवॉइड नहीं करना, ऑलवेज खत्म नहीं करना। मैंने अगर कहा है कि भाई आपने छोले राजमा नहीं खाने,
तो सिर्फ 3 महीने या 6 महीने नहीं खाने। जब आपको लगता है यू आर नाउ फिट, हाँ इस्तेमाल कीजिए, पर उसको गलाइए, तोड़िए मत, गला करके खाइए। फिर आपको काले चने भी अच्छे लगेंगे, राजमा भी अच्छा लगेगा, राजमा का पानी पीजिए, उसके अंदर अनार का रस मिला करके खाइए, राजमा के अंदर बहुत आनंद आएगा। ये तुर्किस्तान के अंदर ऐसे ही करते हैं, वहाँ राजमा जो है बड़े बनाए जाते हैं और राजमा में अनार का रस मिलाया जाता है, तो बड़ा टेस्ट डिफरेंट आ जाता है। कहने का मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के माध्यम से चीजों को खाते रहिए, स्वाद लेते रहिए। ये जो स्वाद है, ये जो टेस्ट है, ये ही आपकी जिंदगी की हैप्पीनेस को मापता है। जब आप जिंदगी में टेस्ट लेना बंद कर देते हो और कड़वी कड़वी कॉफी पीते हो ना, तुम उतने एसिडिक होते चले जाते हो। ये सबसे पहले तो ये कड़वी कॉफी पीना बंद करो, और भाई पीना ही है तो ब्लैक कॉफी बिल्कुल मत पिया करो। ब्लैक कॉफी इज वेरी डेंजरस। आजकल एक नया चक्कर चल गया, मेरे पे एक बड़ा यंग लड़का आया मेरे घर के सामने, बिल्कुल जो है 3-4, मैं सेक्टर 14 गुड़गांव में रहता हूँ, तो 3-4 जिम्स हैं बड़े ऊंचे लेवल के, हाई फाई जिम्स हैं। तो मैं तो फ्री में भी नहीं जाता उन जिम्स में, खैर और कभी कभी वो मुझे बुला भी लेते हैं तो मैं वैसे जाता नहीं हूँ। 1-2 बार चला जाता हूँ, घूम फिर के आ जाता हूँ। वो कहते हैं पंडित जी आओ, आपके आने से आपके क्लाइंट हमारे पास आ जाएंगे। मैं देखो मेरा इस्तेमाल क्यों करते हो। तो एक यंग लड़का वहां से आया, कहता है जी मैं जो है ना कॉफी फैट बर्नर का काम करती है। अब मुझे उस लड़के पे इतना तरस आया, वो कॉफी पी रहा था, मतलब फैट बर्नर कि मैं अब जिम में जाऊंगा, कॉफी पहले पीऊंगा फिर जिम करूंगा। वो स्टूडेंट की तरह काम करती है, थोड़ा एक्साइटेड कर देती है कॉफी, और वो जाने के बाद उसको जोश आ जाता है, वो कहता है अरे वाह तो एनर्जी हो गई। फैट बर्न उसकी एक्सरसाइज करने से हो रहा है, कॉफी पीने से फैट बर्न नहीं हो रहा, बल्कि वो पित्त को बढ़ा रही है उसके, और नेगेटिव पित्त को बढ़ा रही है बॉडी के अंदर। नेगेटिव पित्त वो जाके अगर उसका झगड़ा हो गया ना घर में, तो सब कुछ बखेर बुखेर देगा। कॉफी पीने वाला रिश्तों को बखेर के बैठ जाता है एकदम से। इसलिए अंग्रेज जो कॉफी पीते हैं ना, वो तुरंत तुरंत डिवोर्स ले लेंगे, पहुंच जाते हैं। ये बड़े लोग जो हैं जो कॉफी पीने वाले हैं ना, डिवोर्स लेने बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। फिर उनका एक पेट डायलॉग होता है, सेट पैक योर बैग्स एंड गेट आउट फ्रॉम माय हाउस। तो वो फिर चाहे औरत हो या आदमी हो, वो ये कहेगी पैक योर बैग्स एंड गेट आउट, एंड दैट इज माय हाउस। तो दैट इज माय हाउस, माई सेल्फ का जो कंसेप्ट है वो कॉफी क्रिएट करता है। मैं वाला कंसेप्ट कॉफी बहुत है। जो कॉफी पीने वाले लोग हैं, आप कुछ मत कीजिए, जो समझता है कि मेरे अंदर ईगो कम है, वो बस कॉफी पीना शुरू कर दे। 3 से 4 महीने वो पट्टा जिंदगी में से कमाए 15,000 रुपये महीना, उसका ईगो 1 लाख रुपए का हो जाए, वो अपने आप को 1 लाख रुपए से कम का आदमी नहीं समझेगा। बस ये कॉफी का सबसे महत्वपूर्ण फायदा है। अगर आपने अमीर बनना है, मतलब महसूस करना, अमीर बनना ना बनना तो एक अलग कंसेप्ट है, आप कॉफी पीजिए और डेली पीजिए, और ब्लैक कॉफी पियेंगे तो और जल्दी अमीर हो जाएंगे। फिर आपकी सोच मर्सिडीज से नीचे नहीं उतर करके आएगी, फिर बाइक आपको बहुत गंदी लगेगी, और फिर आप जितनी तनख्वाह कमाएंगे उतनी सिर्फ अपने शौक पर, आने जाने पर, दिखावे पे खर्च करेंगे। झूठा दिखावा ये कॉफी क्रिएट कर, आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी पूरी लाइफ में भोजन इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप कहेंगे अच्छा ईगो भी इससे बनती है, यार ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, ये कोई ऐसे कोई होता थोड़ी है। ये तो सुना है भाई जिनको एसिडिटी बनती है कॉफी ना पियो, पर ये भी कोई सुना है कि ईगो बनती है। ये भी होता है कि कॉफी पीने के बाद आदमी इस तरह का व्यवहार करता है। यस, जिनकी बीवी, जो महिलाओं को लगता है कि उनके पति बहुत इगोस्टिक है, वो खड़ूस टाइप के, अगर वो कॉफी पी रहे हैं तो कॉफी छुड़वा दें बस, खड़ूसपना देखेंगे वैसे ही डाउन हो जाएगा। फिर अगला नंबर लगाएं चाय का, चाय छुड़वा दीजिए और खड़ूसपना कम हो जाएगा। खड़ूसपना कम करना है तो पित्त कारक चीजों को डाउन कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं पति बिल्कुल संत महात्मा की तरह व्यवहार करें, हे देवी नमस्कार बताओ क्या आज्ञा मेरे लिए, तो उनको अल्कलाइन फूड पे शिफ्ट कर दो, टोटल अल्कलाइन फूड। उनको एसिडिक कुछ मत दो, जाने मत दो, ओनली फॉर 90 डेज, इट्स माय चैलेंज। वैसे जिनका कम एसिडिक व्यवहार हो 45 दिन में सुधर जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। एक्शन बहुत जल्दी होगा, 7 दिन तक कुछ नहीं सुधरेगा, 7 दिन से पहले कोई कल्पना मत करना, 7 दिन के बाद चेंज आने शुरू हो जाएंगे। 45 दिन में टोटल रूपांतरण, 90 डेज। और कमाल, फिर तो आप कहोगे कुछ जोश लाओ जिंदगी में, बच्चा शोर मचा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, बच्चे को डांटते क्यों नहीं। फिर वो कहेगा देवी शांत, कोई बात नहीं,
जाने दो। बोला तोड़ दिया, फिर नया ले आएंगे। आप कहेंगे ये नया आदमी कहाँ से आ गया? ओनली एंड ओनली फॉर डाइट। इट्स माई चैलेंज। आप देखिएगा, करके देखिएगा, पहले अपने जीवन में अपनाइए, फिर आपको कन्विक्शन लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आप दूसरों को बताइए और आप वैसे ही पॉपुलर हो जाएंगे कि भाई बंदा जो है बहुत बढ़िया है, बंदा जो है बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बताता है। आज मेरे पास 2 डॉक्टर्स ने, हमारे गुड़गांव के नामी ग्रामी 2 डॉक्टर्स ने मुझसे कंसल्टेशन लिया, हस्बैंड वाइफ। एक डायबिटिक के डॉक्टर हैं और एक गायनेकोलॉजिस्ट, 2 डॉक्टर। और वो इतने इम्प्रेस हुए, वो कहते जी हमें ये तो पता है कि क्या बात बढ़ गया कि पित्त बढ़ गया, पर मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर फूड का या हर्ब्स का या दवाओं का इतना इम्पैक्ट पड़ता है ये हमें नहीं पता था। और आप ग्रहों से कैसे बता देते हो कि प्रेजेंट में ये चीज कैसे चल, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। ये आप लोग भी इस चीज को करने में सक्षम हो जाएंगे, बशर्ते हमने सूत्रों को नहीं छोड़ना। जब हम सूत्र छोड़ देते हैं तो चीज खराब हो जाती है। पर मेरा ये मानना है कि पहले खुद करके देखो भाई, जब मजा आएगा। मुझे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं कि आप बड़ा अथॉरिटी के साथ पढ़ाते हो, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाते हो। एक्चुअली में मैं वो सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाता जो मेरा बहुत ज्यादा कराया हुआ ना हो, जिसपे मुझे कॉन्फिडेंस ना हो या जिसकी मैंने प्रैक्टिस नहीं की हो, जिस अनुभव के दौर से मैं गुजरा ना हो, वो चीज मैं पंगे ही नहीं लेता। मुझे कई बार लोग ऑफर करते हैं ये शुरू कर दो, भाई आता तो है पर मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करता। मुझे न्यूमरोलॉजी आती है, मैं न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस नहीं करता, तो मैं पंगे नहीं लेता। आप बुलवा लो मेरे से, नंबर बोलो, मिसिंग नंबर, प्राइमरी नंबर, सोल अर्ज नंबर, कुछ भी मैं अभी आपको बैठे बैठे बताऊं। मुझे किसी किताब को टच करने की जरूरत नहीं, पर मैं उसकी चूंकि प्रैक्टिस नहीं करता तो मैं उस कोर्स को पढ़ाने की कोशिश नहीं करता। ये मेरा एक अपनी जिंदगी का एक वसूल है। जिस चीज को मैंने अनुभव में नहीं लाया हो, मैंने उसका एक्सपीरियंस करके नहीं देखा हो, मैं दूसरे को बताने में यकीन ही नहीं रखता। मेरा ये मानना है, अगर मैंने मेडिटेशन नहीं किया तो मैं मेडिटेशन बताने का हकदार नहीं। मैंने अगर कुछ चाहे मुझे कम किया है या ज्यादा किया है, पर मैं एक बार अनुभव के दौर से जरूर गुजरना चाहूँ तो मुझे मजा आएगा। आप कभी करेले का जूस पी करके देखो, बिना डायबिटीज वाला आदमी, लीवर को साफ करता है। एक्चुअली में हम कहते हैं वो डायबिटीज को ठीक करता है, डायबिटीज कोई चीज ठीक नहीं करती, वो लीवर को ठीक करते हैं। लीवर डायबिटीज को ठीक करता है। लीवर जब सही तरीके से काम करना शुरू कर देगा, पेनक्रियाज पे बेचारी पे बोझ आएगा ही नहीं। पेनक्रियाज को एक्टिवेट, पेनक्रियाज को तो हम मार देते हैं, वो डाल दे बोझ, वो डाल दे, वो बेचारी बेचारी इंसुलिन छोड़ती छोड़ती बावली हो जाती है। वो कहते भाड़ में जाओ, जो हो रहा देखा जाएगा। मतलब वो हाथ छोड़ दिए, जैसे हमारे हरियाणा में कहते हैं हाथ खड़े कर दिए, तो फिर पेनक्रियाज हाथ खड़े कर देती है। वो कहती है इसको पट्टे को कभी कुछ देना पड़ता है, कभी कुछ। पहले तो यही नहीं समझा पा रहा है ये मुझे कि मुझे कितना इंसुलिन छोड़ना है शरीर में। हम ही अपने पेनक्रियाज को गुमराह कर देते हैं। वो बेचारे, भाई हमारे पास सब हमारे है ना ऑर्गन्स में सेंसर लगे हुए हैं, वो वैसे कहीं फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलेंगे। कहीं किसी डॉक्टर से जाके पूछो जी पेनक्रियाज में सेंसर होता है, ये कहाँ से पढ़ रहा है आजकल तू? या तो हमने नहीं पढ़ा। सेंसर का मतलब ये है, उनके पास एक अपना बायोलॉजिकल बात है, अपना एक सिस्टम है। उसको पता है कि मुझे इस बॉडी के लिए इतने भोजन के लिए इतना इंसुलिन छोड़ना है। ये अब वो अचानक से कभी खाना खा रहा है, कभी पट्टा बिल्कुल नहीं खा रहा है, कभी खा रहा है कभी नहीं खा रहा है। अब उनका सबका टाइम सेट है, और वो टाइम सेट है, क्वांटिटी सेट है, वो थोड़े से दिनों बाद बॉडी अपने आप सेट कर लेती है। जैसे जैसे शरीर बढ़ता है आपकी बायोलॉजिकल बात सेट होती चली जाती है, और वो उसके अनुसार इंसुलिन छोड़ना शुरू करती है। और फिर वो जब अनबैलेंस होता चला जाता है बंदा, जिनको डायबिटीज होती है या तो खाना खाते बिल्कुल एकदम स्किप कर जाएंगे, या पट्टे जो है दब के खाएंगे, और दिन में 3-3 बार खा जाएंगे, 4-4 बार खा जाएंगे, बिना भूख के खा जाएंगे। फिर वो बेचारी, उसका हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है, उधर से लीवर हाथ खड़े कर देता है, इधर से पेनक्रियाज हाथ खड़े कर देती है, फिर डायबिटीज हो जाती है। और डायबिटीज हो गई तो मान के चलो कोलेस्ट्रॉल ने तो आना ही आना है, किसी का बाप नहीं रोक सकता। कोलेस्ट्रॉल तो आएगा ही आएगा। कोलेस्ट्रॉल आ गया भाई, बीपी को नहीं रोका जा सकता आप किसी भी सूरत में। और बीपी भी आ गया, डायबिटीज भी आ गई, कोलेस्ट्रॉल भी आ गया, अब किडनी का नंबर है। किडनी भूल जाओ, जितना मर्जी शीर्षासन कर लेना,
कुछ नहीं होना, भाई वो तो जाएगी जाएगी, ये सोच लेना। ये डॉक्टर से पूछने की जरूरत की बात नहीं है, ये तो एक सिस्टम है। अगर ये सिस्टम हमें समझ में आ गया तो समझ में क्या आ गया, स्टेप नंबर 1 अपनी डाइजेस्टिव फायर को सही करना है। डाइजेस्टिव फायर ठीक हो गई तो डाइजेस्टिव फायर को आप कैसे ठीक करेंगे? आप सबसे पहले तो जो सप्लाई आ रही है ना, जो आप धड़ाधड़ सप्लाई करते रहते हैं बिना भूख के, उसके ऊपर आपने ब्रेक लगाना है कि भाई मुझे खाना ही उतना है जितनी मुझे जरूरत है, जिससे मेरा शरीर चल सके मुझे उतना खाना है। उस प्रोसेस पे आ जाओ, अपना नेचर समझो, अपने बॉडी का नेचर समझो, अपने व्यवहार को समझो, और उसको समझने के बाद डिसाइड करो विच टेस्ट इज बेटर फॉर मी। उसको फिर एनहांस करो या कम करो, उसके हिसाब से भोजन को अपनी डाइट बनाओ। अगर आप 40 साल के हो तो आप खुद बनाओ, दूसरे पे आश्रित मत रहो। ये मत पूछो आगे अच्छा आज क्या बना है, अच्छा करेले और दाल, ओ चलो खा लेता, कड़ी खाने का मन था, बंद कर। अब बंदा ना बोल सकता ना कुछ कर सकता, या पहले बोलो, सुबह पहले हल्ला मचा दो भाई ये बननी चाहिए हमारे लिए, तो है ना। तो बेशक 2-4 गालियां पड़ेंगी आपको, गाली खाने की आदत खा लो, परंतु वो मच बेटर है। गालियां खा लो कोई बात नहीं, पर सुबह सुबह बता दो कि मुझे आज ये खाने का मन कर रहा है, ताकि शाम को मन पसंद भोजन मिले। मन पसंद भोजन करके सोने से नींद बहुत अच्छी है। आपको पता है आजकल शहर में नींद की प्रॉब्लम क्यों है सबसे ज्यादा? ये सबसे बड़ी वजह है। हम पहली बात तो अननेसेसरी भोजन कर रहे हैं, दूसरी बात कोई भरोसा नहीं हम मन का कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो बेचारे अकेले रहते हैं होटल में खाते हैं, उनका तो बेचारे कंफ्यूज ही रहते हैं आज क्या खाएं क्या ना खाएं, होटल में सब अवेलेबल है। वो जाते कहेंगे बताओ बाबूजी क्या खाएं, वो पर उनको वो चीज नहीं समझ में आती। बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आज यंग बच्चों की नींद डिस्टर्ब हो गई है, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम हो रही है, बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, 100 तरह की प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए कल मिलेंगे अब आपको लोगों से। नमस्कार। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू। उस पर आप लोग जो अपना रेस्पॉन्स दीजिएगा व्हाट्सएप पर। धन्यवाद सर। थैंक यू गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।